नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में, सिर्फ 200 साल के एक ऐसे दौर में, जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की कहानी को एक नई दिशा दे दी। ये वो वक्त था जब कह सकते हैं कि क्लासिकल भारत की नींव रखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो कबीले बिखरे हुए थे वो अचानक राज्यों में बदल जाते हैं और जो पुराने रीति रिवाज थे वो गहरे फलसफे या फिलॉसफी में ढल जाते हैं। बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। तो देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कबीले से इलाके तक का सफर, फिर कैसे एक नए समाज का ताना बाना बुना गया, उसके बाद सोच में जो क्रांति आई, अनुष्ठान से चिंतन की ओर, उसे देखेंगे, और आखिर में इस दौर की विरासत क्या रही, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये वो टाइम था जब समाज की पहचान अब सिर्फ रिश्ते नातों से नहीं बल्कि जमीन से, एक इलाके से होने लगी थी। यहीं से पहले राज्यों का जन्म हुआ। जरा इस फर्क को समझिए। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में लोग एक जगह टिककर नहीं रहते थे और उनकी लॉयल्टी अपने कबीले या अपने सरदार के लिए होती थी। लेकिन फिर आया लेटर वैदिक पीरियड। अब लोग खेती करने लगे, एक जगह बस गए और उनकी वफादारी अब कबीले से ज्यादा अपने इलाके, अपने राष्ट्र के लिए हो गई। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और इसी बदलाव से एक नया शब्द सामने आया, जनपद। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जन यानी लोग और पद यानी पैर, वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए। बस यही भारत के पहले क्षेत्रीय राज्यों और गढ़ राज्यों की शुरुआत थी। और मजे की बात यह है कि उस दौर में गवर्नेंस के साथ बड़े एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। मतलब कोई एक सिस्टम नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण जैसा प्राचीन ग्रंथ हमें बताता है कि छोटे छोटे राज्य भी थे, बिना राजा वाले वैराज्य भी थे, स्वराज्य भी थे और बड़े साम्राज्य भी बन रहे थे। ये बात बहुत बहुत जरूरी है। उस वक्त का राजा कोई तानाशाह नहीं था, उसे एक ट्रस्टी की तरह देखा जाता था। मतलब वो जमीन का मालिक नहीं बल्कि रखवाला था। और अगर कोई राजा अपनी मनमानी करता तो उसे उसकी सभा और प्रजा मिलकर हटा भी सकती थी। तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब आते हैं समाज पर और देखते हैं कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी ने पूरे समाज का नक्शा ही बदल दिया। इस पूरे बदलाव के पीछे का जो असली हीरो था वो था लोहा। जी हाँ, आयरन। उस जमाने के ग्रंथों में इसे कृष्ण अयस यानी काली धातु कहा गया है और इस काली धातु ने वाकई एक क्रांति ला दी थी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। देखिए, लगभग 800 बीसी के आसपास जैसे ही खेती में लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। खेती बढ़ी, आबादी बढ़ी, गांव बड़े हुए और देखते ही देखते जनपदों की स्थापना के लिए जमीन तैयार हो गई। अब देखिए, जब लोग एक जगह बस गए, खेती से अनाज ज्यादा होने लगा, तो समाज पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इस बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये समाज को काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटने का एक तरीका था। और हाँ, एक बड़े राज्य को चलाने के लिए सिर्फ राजा काफी नहीं होता, एक पूरी टीम चाहिए होती है। ये है रत्निन, यानी राज्य के नगीने, पुरोहित, सेनानी से लेकर टैक्स कलेक्टर और अकाउंटेंट तक। ये एक प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी का सबूत है जो दिखाती है कि राज्य अब कितने सोफिस्टिकेटेड हो रहे थे। चलिए अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शायद सबसे गहरा था। एक ऐसा बदलाव जो बाहर नहीं बल्कि लोगों के मन और विचारों के अंदर हो रहा था। तो पहले क्या होता था? बड़े बड़े भव्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, मतलब एकदम ग्रैंड स्केल पर आयोजन। ये सब बाहरी चीजें थीं जिनका मकसद था देवताओं को खुश करना और दुनिया को राजा की ताकत दिखाना। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच एक शांत क्रांति भी चल रही थी और उसका नाम था उपनिषद। उपनिषद का मतलब ही है पास बैठना। ये बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञों से हटकर गुरु के पास बैठकर ज्ञान पाने की बात करता था, एक आंतरिक खोज। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ थे ब्राह्मण ग्रंथ जो सही कर्म कांड पर जोर देते थे, मतलब बाहरी पूजा पाठ और यज्ञ, और दूसरी तरफ आए उपनिषद जो कह रहे थे कि असली चीज है ज्ञान कांड, यानी अंदर का ज्ञान, सच को जानना। छांदोग्य उपनिषद में ये बात एकदम साफ साफ कही गई है कि हाँ, यज्ञ, दान, इन सब कामों से अच्छे लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति यानी अमरता वो तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म के ज्ञान से ही मिलेगी।
ये एक सीधी चुनौती थी पुरानी सोच को। तो आखिर उपनिषद पूछ क्या रहे थे? वो इंसानियत के दो सबसे बड़े सवाल पूछ रहे थे। पहला, आत्मन क्या है, यानी मैं कौन हूं, मेरी असलियत क्या है? और दूसरा, ब्रह्म क्या है, यानी ये जो पूरी दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है, इसके पीछे की परम सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ी खोज थी इन दोनों के रिश्ते को समझना। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर 800 से 600 ईसा पूर्व के इन 200 सालों ने हमें विरासत में क्या दिया। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। इन 200 सालों में क्या क्या बदला? राजनीति में हम कबीले से जनपद तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी में लोहे की क्रांति हुई, समाज में वर्ण व्यवस्था ने एक नया ढांचा दिया, और सोच में हमने यज्ञ से ज्ञान तक का एक लंबा सफर तय किया। और आखिर में एक सवाल, राज्य का आइडिया, समाज को चलाने के नियम और खुद के अंदर की सच्चाई को खोजने की ये जो कोशिश है, ये सारे विचार जो हजारों साल पहले आए थे, क्या आज भी हमारी दुनिया में, हमारी जिंदगी में इनकी गूंज सुनाई देती है? सोचिएगा जरूर।